नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आओ पढ़ाई के मंच पर मैं प्रवीण कुमार शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस अध्याय को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं वह हमारी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 8 ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान अध्याय के बारे में विमर्श करेंगे। यह अध्याय एक माता अपनी पुत्री की शादी के अवसर पर, उस सुअवसर पर जो शिक्षा देती है उसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। वह शिक्षा आज की मान्यताएं, आदर्श और परंपरा से हट करके शिक्षा दी है। पहले के समय में विवाह के अवसर पर माताएं बच्चों को शिक्षा देती थी कि आप वहां पर किसी का विरोध नहीं करें, वहां पर सबका कहना माने, कितना भी तुम्हारे पर अत्याचार किया जाए तुम्हें सहन करना है। इस परंपरा और इस आदर्श से हट करके इस अध्याय के अंदर उस कन्या को माता अपनी अंतिम पूंजी मानते हुए पूरी शिक्षा देती है कि जब आप नए घर में प्रवेश करें तो किस तरह से अपना आचार और किस तरह से अपना व्यवहार रखें। इस अध्याय में 3-4 पंक्तियां ऐसी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली पंक्ति है जो हर बार परीक्षा में पूछी जाती है कि मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लगती है। दूसरा, आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण पंक्ति वह है कि इस लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। हर पिछली परीक्षा में इस अध्याय में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए यह अध्याय हमारे लिए आने वाली परीक्षाओं में वैसे ही महत्वपूर्ण है। इसमें मां ने अपनी बेटी को शिक्षा दी है। पाठ के सार के रूप में अगर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूं तो मां ने बेटी को इस पूरे अध्याय में एक सीख दी है, क्योंकि कन्या का जीवन विवाह से पूर्व अपने माता और पिता के पास में गुजरता है। विवाह के पश्चात उसके जीवन का दूसरा पड़ाव है वो शुरू होता है। तब माता पिता जो अपने संस्कार, जो अपनी शिक्षाएं उन बच्चों को देते हैं वो आगे जाकर के व्यवहार में फलीभूत होती है। माँ अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को सचेत करती है कि वस्त्र और आभूषण वो स्त्री जीवन में बंधन के समान है। अपना वैवाहिक जीवन इन दोनों वस्त्र और आभूषण के पीछे बर्बाद मत करना। कितनी भी परिस्थितियां विकट क्यों नहीं हो, कभी भी आग में जल करके मरने की मत सोचना, क्यों कि आग रोटियां सेकने के लिए है। ये पंक्ति वैसी की वैसी इस अध्याय में उद्गृत है। उसी तरह से अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना। इसमें कहा है पानी में अपनी परछाई देख करके मत रीझना। तो अब इस अध्याय में पंक्तियों के अनुसार हम इसका एक भावार्थ समझेंगे। आपके सामने काव्यांश 1 उसकी पंक्तियां इस स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। मैं साथ साथ में भावार्थ भी आपको समझाता रहूंगा। तो विद्यार्थियों, कन्यादान जो कविता है उसका हम भावार्थ भी समझेंगे। इसमें हमने इसके काव्यांश 1 और काव्यांश 2 के रूप में विभाजित किया है। काव्यांश 1 की कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पर पढ़ूंगा जो आपको स्क्रीन पे भी साफ दिखाई देगी। फिर पंक्ति के अनुसार मैं आप लोगों से भावार्थ के बारे में भी विमर्श करना चाहूंगा। काव्यांश 1, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था लेकिन उसे दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन कविता का, इन पंक्तियां का हम भावार्थ समझेंगे।
कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक का मतलब हो गया माँ अपने बच्ची की विदाई के समय प्रामाणिक अर्थात वास्तविक। माँ का दुख है वो वास्तविक रूप में आंसुओं के रूप में झलक रहा था लड़की को दान में देते समय। अर्थात दान में देने का मतलब लड़की के विवाह के समय जो माता पिता को दुख होता है वो वास्तविक होता है और उसको अनुभव एक माता पिता ही कर सकते हैं। जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अपने माता पिता की अंतिम पूंजी होती है। माँ अपने जीवन भर के अनुभवों को दिन प्रतिदिन अपनी बच्ची में संचित करती है और अनुभवों को उसमें भरती है। और विवाह के समय में जब लड़की चली जाती है तो माँ को ऐसा आभास होता है कि वह कमाई हुई पूंजी उस माँ से दूर हो गई हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का मतलब हो गया मानसिक रूप से परिपक्व नहीं थी। अभी वह इतनी भोली थी। कहने का मतलब है माता पिता के यहाँ पर जब लड़की रहती है तो उसको केवल सुख का आभास होता है। जीवन के अंदर जो सुख होते हैं उसी का ही आभास होता है। कष्टों से उसका पाला नहीं पड़ता। इसलिए माँ कह रही है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। जीवन में जो यथार्थ होता है, जीवन की जो वास्तविकता होती है उससे वह परिचित नहीं थी। वह स्वभाव से भोली थी। उसे सुख का आभास तो था। वह माता पिता के यहाँ पर रह करके उसने पूरा सुखमय जीवन तो व्यतीत किया था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। दुख बांचना नहीं आने का मतलब है उसको दुख का अनुभव नहीं होता था, क्योंकि माता पिता के यहाँ पर उसने सुखमय जीवन ही व्यतीत किया है। और जीवन की जो वास्तविकता होती है, विवाह जीवन का जो यथार्थ होता है, वह विवाह के बाद ही अनुभव होता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबय पंक्तियों की। वह पाठिका थी कुछ धुंधले प्रकाश की। वैवाहिक जीवन के बारे में उसने कुछ सपने संजो रखे थे कि विवाह के पश्चात नए घर में जाएंगे, पति का, सास और ससुर का प्यार प्राप्त करेंगे, और विवाह के बारे में उसने सुंदर सपने देखे थे। लेकिन कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की यह विवाह की वास्तविकता नहीं है। विवाह होने के पश्चात जब जीविकोपार्जन के लिए यथार्थ जीवन व्यतीत करते हैं, तब उस बच्ची को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। उस कष्टों का अनुभव उस लड़की को नहीं था। ये अपना एक काव्यांश है जो हम सार के रूप में इस रूप में समझे हैं। अब इसका भावार्थ 2, काव्यांश 2 जो आपके स्क्रीन पर अब दिखाई देगा, उसकी मैं कुछ पंक्तियां बोलता हूं। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रींजना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस काव्यांश नंबर 2 का भावार्थ इस रूप में है कि माँ ने अपनी बेटी को सचेत करते हुए कहा कि पानी में झांक करके अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना, क्योंकि वह अपनी सुंदरता पर घमंड करेगी तो ससुराल में कुछ उसके जाने अनजाने में कुछ ईर्ष्या करने लगेंगे, द्वेष करने लगेंगे। इसलिए उसने कहा कि अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यह लाइन अति महत्वपूर्ण है। जीवन के अंदर कभी कितनी व्याकुलता आ जाए, विफलता आ जाए, हताशा हो जाए, तो भी अपना जीवन समाप्त करने के बारे में कभी मत सोचना। जलकर के मरने के बारे में कभी मत सोचना। आग का उपयोग केवल रोटियां सेकने के लिए ही होता है। इस तरह से जीवन में हर एक पहलू के बारे में माँ अपनी बच्ची को संदेश देती है, जागरूक करती है और सलाह देती है।
वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह है बंधन स्त्री जीवन के। स्त्री जीवन के अंदर वस्त्र, इतने आभूषण, मतलब वो अपने जीवन का उद्देश्य कई स्त्रियां ये ही बना लेती है कि ज्यादा से ज्यादा वस्त्र हो, ज्यादा से ज्यादा आभूषण हो। आए दिन हम अखबार में देखते हैं मामूली विवाद, कपड़ों के विवाद पर, आभूषणों के विवाद पर बच्ची ने या उसके पति ने आत्महत्या कर ली, किसी को जला करके मार दिया। ये क्या है? ये स्त्री जीवन में भ्रम के समान है, स्त्री जीवन को गुमराह करने के समान है। ये जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है कि वस्त्र और आभूषण ज्यादा से ज्यादा हो। यह एक जीवन व्यतीत करने के माध्यम होते हैं, जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। इसलिए मां ने अपनी लड़की को कहा कि अपना वैवाहिक जीवन इस वस्त्र और आभूषण के पीछे खराब मत करना, अपने वैवाहिक जीवन में संकट मत उत्पन्न करना। मां ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब देखो आप, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग कर दिया। एक तरफ तो कह रहे हैं लड़की होना, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि लड़कियों के अंदर जो सरलता, सहजता, सहनशीलता, धैर्य, दूसरों की सेवा करना, परोपकार करना, ये जो भाव होते हैं उन भावों को तो ग्रहण कर लेना जो लड़कियों के अंदर होते हैं, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देने का मतलब है उन भावों को अपने जीवन पर हावी मत होने देना, अपने जीवन के अंदर उसको कमजोरी मत बना देना। नहीं तो ये पुरुष वर्ग होगा उस पर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार करेगा। इसलिए ये लाइन परीक्षा में इसका आशय जरूर पूछते हैं कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहने का तात्पर्य क्या है? लड़कियों के अंदर जो मानवीय गुण होते हैं, जो उसको अच्छा बनाने के जो गुण होते हैं, सहजता, सरलता, ये तो सारे अपनाना, लेकिन इन गुणों को कमजोरी मत बनाना। आवश्यकता पड़ने पर प्रतिरोध भी करना पड़ता है, आवश्यकता पड़ने पर किसी बात का जवाब भी देना पड़ता है। इस प्रकार से मां ने अपनी बच्ची के सफल वैवाहिक जीवन के अच्छे सफल वैवाहिक जीवन के बारे में अनेक प्रकार की सलाहें दी है ताकि उस लड़की का वैवाहिक जीवन सफल रहे, सुखद रहे। तो हमने कन्यादान कविता के भावार्थ की चर्चा की है। इसमें 3 उदाहरण आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि मां ने अपनी लड़की को अंतिम पूंजी क्यों कहा है। दूसरा, लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। और पानी में झांक करके अपनी सुंदरता पर मत रीझना। इन चारों पंक्तियों का तात्पर्य, इन चारों पंक्तियों का आशय जरूर पूछा जाता है, जो कि मैंने अपने भावार्थ में स्पष्ट किया है। तो विद्यार्थियों, कन्यादान अध्याय के भावार्थ को हमने सार के रूप में भी समझा है और लाइन के अनुसार भी समझा है। पूरे अध्याय का हमने समग्र अध्ययन करने के बाद में किसी भी प्रकार के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करना शेष नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि प्रश्नोत्तर जो पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए हुए हैं उसके अलावा भी भावार्थ में से भी पूछे जाते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के प्रश्न पत्र अच्छे से हो परीक्षा में। इसी प्रकार से हर एक क्लास के हर एक अध्याय के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। हिंदी और संस्कृत से संबंधित आप लोगों की किसी भी समस्या, कोई समस्या के रूप में कोई अध्याय रहेगा नहीं, इसकी मैं एक गारंटी के रूप में लेता हूं। और बाकी आप इसकी विस्तृत जानकारी इस चैनल की, आओ पढ़ाई चैनल की, हमारे नीचे पूरी डिटेल के साथ में दी गई है। आप लोग इसी तरह से हमारे से जुड़े रहें और ज्ञानार्जन करते रहें और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। धन्यवाद।